फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है इंडिया इन डेंजर। अभिजीत चावड़ा एक्सप्लेन्स द वर्ल्ड्स नियर फ्यूचर। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्कूल में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, पर जो हिस्ट्री आज के ज़माने में हो रही है, जो लोग 20 साल बाद 30 साल बाद पढ़ रहे हैं, उसे हम कहते हैं जियो पॉलिटिक्स। कंट्री वर्सेस कंट्री, पॉलिटिशियन वर्सेस पॉलिटिशियन, इंडिया वर्सेस चाइना। ये भी कोई चीज़ हो सकती है क्या? वर्ल्ड वॉर 3 आने वाली है। आज द रणवीर शो हिंदी पर लौट कर आए हैं अभिजीत चावड़ा, एक TRS हिंदी ऑल स्टार। ये पॉडकास्ट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमने जियो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन किया है, पिछले 20 सालों को एक्सप्लेन किया है, हमने कोरोना वायरस की एक कंस्पिरेसी थियरी भी एक्सप्लेन की है। इंटरेस्टिंग। एंजॉय करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक दीजिए इस पॉडकास्ट को, और डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए कि अभिजीत सर के साथ आपको और कैसे कैसे पॉडकास्ट देखने हैं। एन्जॉय अभिजीत चावड़ा ऑन द रणवीर शो हिंदी। अभिजीत चावड़ा सर, द रणवीर शो हिंदी में फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आई फील कि आपके 3 एक्सपर्टीज़ वाले सब्जेक्ट्स हैं जिन सब्जेक्ट्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा जानते हो। एक हो गया हिस्ट्री। आई थिंक हमारे पूरे चैनल ने आपके हिस्ट्री बेस्ड कंटेंट पीसेस देखे। दूसरा, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एस्ट्रोफिजिसिस्ट हो, तो एस्ट्रोफिजिक्स। एंड तीसरा सब्जेक्ट जियो पॉलिटिक्स, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ी तो आप ऑटोमेटिकली जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने लगते हो। पर जिन लोगों ने ये शब्द सुना नहीं है कभी, जियो पॉलिटिक्स, हमने एक इंग्लिश पॉडकास्ट किया है इस पर, पर वो इंग्लिश पॉडकास्ट हमने वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से किया कि वर्ल्ड वाइड जियो पॉलिटिक्स क्या है। तो पहले तो जियो पॉलिटिक्स समझा दो, और दूसरा इंडियन पर्सपेक्टिव से, भारतीय पर्सपेक्टिव से जियो पॉलिटिक्स समझा दो कि 2021 में हमारी गवर्नमेंट कैसे सोच रही है, लोगों को कैसे सोचना चाहिए, दुनिया इंडिया को किस नज़रिए से देख रही है, वो सब समझा दो इस एपिसोड में। स्टार्ट विद जियो पॉलिटिक्स। तो जियो पॉलिटिक्स क्या है? जियो पॉलिटिक्स एक स्पोर्ट है, जैसे कि क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया। इट्स अ स्पोर्ट, लेकिन उसका स्टेज पूरा वर्ल्ड है। द एंटायर वर्ल्ड इज अ स्टेज, और उसमें कोई रूल्स नहीं है। जितनी आपकी ताकत उसके हिसाब से आप रूल बना सकते हो। अगर आप ताकतवर हो तो रूल्स आप बनाएंगे, अगर आप ताकतवर नहीं है तो रूल्स कोई और बनाएगा और आपको खेलना पड़ेगा उस हिसाब से। और उस ताकत को कौन डिसाइड करता है? किस बेसिस पर ये कहा जाता है कि आप ताकतवर हो वर्सेस आप ताकतवर नहीं हो? पावर के अपने ही रूल्स होते हैं। पावर का क्वांटिफिकेशन क्या है कि आपके पास कितनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, आपकी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपके पास कितना पैसा है, कितना पैसा है एसेंशियली, आपके पास कितने रिसोर्सेज है, आपके पास कितना मिलिट्री स्ट्रेंथ है, कितने मिसाइल्स है, कितने फाइटर पायलट्स है, कितने सबमरीन है, एक्सेट्रा, कितना नेवी है आपका, और ये सब चीज़ें। और आपका फिर वो एटीट्यूड क्या है, क्या आप इन सब चीज़ों को यूज़ करने में समर्थ के आप करते हो कि नहीं। जैसे कि इजराइल का एटीट्यूड अलग है, इंडिया का एटीट्यूड अलग है, रशिया का एटीट्यूड अलग है। हर कंट्री का अलग एक नज़रिया होता है ये गेम खेलने का। तो आप कितने विलिंग हो, कितना आप रिस्क ले सकते हो, कितने कैलकुलेटेड रिस्क लेने को आप तैयार हो, ये सब चीज़ें। और बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? वर्ल्ड डोमिनेशन। आपको पूरी दुनिया को अपने काबू में करना है, और जितने भी रिसोर्सेज है दुनिया के, उसके ऊपर आपको कंट्रोल चाहिए। जितना पावर अवेलेबल है वो आपको चाहिए, और जितना इन्फ्लुएंस अवेलेबल है वो आपको चाहिए। तो यूजुअली एक समय पर 2 या 3 कंट्रीज मैक्सिमम ये गेम खेलते हैं, बाकी सब कंट्रीज सेकंड स्ट्रिंग में होते हैं। अब मेन कंट्रीज कौन सी है इस समय? यूएस, रशिया एंड चाइना। ओके, मोस्टली यूएस एंड चाइना। रशिया मिलिट्रीली पावरफुल है लेकिन इकोनॉमिकली इतना पावरफुल नहीं है। ओके। और इंडिया इस रेस में कहाँ है अभी इस समय? तो इंडिया इतना ज़्यादा नहीं है एडवांस्ड इस रेस में, क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिया का ओवरऑल जीडीपी इतना बड़ा नहीं है, और मिलिट्री स्ट्रेंथ भी इंडिया का, अगर आप देखेंगे तो आर्मी बड़ा है। आर्मी का स्ट्रेंथ जो मैन पावर में देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। इंडिया का आई थिंक नंबर 2 और नंबर 3 लार्जेस्ट आर्मी है वर्ल्ड की। लेकिन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है वो सिर्फ नंबर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रावस क्या है वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपके पास कितने मिसाइल्स है, कितने नेवल शिप्स है, डिस्ट्रॉयर्स,
सबमरीन्स एक्सेट्रा। Aircraft तो ये सब चीज़ें क्वांटिफाई करती है कि आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है और आपकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी है। आपके पास इकोसिस्टम है क्या टेक्नोलॉजी बनाने की? आप खुद बनाते हो वेपन्स या इंपोर्ट करते हो वेपन्स? ये आपका बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है अगर आप खुद नहीं बनाते हो तो, अगर आप दूसरों पे डिपेंड करते हो। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि आपका मिलिट्री स्ट्रेंथ क्या है, आपका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या है। तो इस समय इंडिया का इतना ज़्यादा नहीं है। इंडिया छोटा मोटा कंट्री नहीं है क्योंकि इतनी बड़ी जियोग्राफिकल स्ट्रेंथ है इंडिया की, और पोजीशन इतना अच्छा है इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में, पोल पोजीशन है, सेंट्रल पोजीशन है। तो इंडिया के पास बहुत सारे नेचुरल एडवांटेजेस है जियोपॉलिटिकली, स्पेशली ज्योग्राफी बुरा भी है और अच्छा भी है। ज्योग्राफी बुरा क्यों है? क्योंकि हमारे इतने बुरे नेबर्स हैं, चाइना एंड पाकिस्तान, राइट? और हम पूरे एशिया और यूरोप से कट ऑफ है ऑन द लैंड, क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान ने हमें कट ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ से चाइना ने कट ऑफ कर दिया है। लेकिन पूरा इंडियन ओशन रीजन हमारे लिए खुला है क्योंकि हम सेंट्रल पोजीशन में हैं। तो ये सब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ज्योग्राफी है। और पोटेंशियल इंडिया का है टू बी नंबर 1 सुपर पावर, बिकॉज हमारे पास इतना अच्छा पॉपुलेशन है, हम इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी का पोटेंशियल बहुत है, जैसे हम इसरो में देखते हैं एक्सेट्रा। सो इंडिया के स्ट्रेंथ्स है, कुछ वीकनेसेस भी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है जो इतना स्टेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल चाइना में पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्टेबल है। 1949 से एक ही पॉलिटिकल पार्टी चाइना पे रूल कर रही है, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत है वहाँ पे। इंडिया में हर 5 साल इलेक्शन होता है, आगे कौन आएगा किसी को पता नहीं है, और अगर कोई दूसरा आ गया तो पूरे पॉलिसीज को रिवर्स कर सकता है। तो इंडिया का लॉन्ग टर्म विजन नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। और तो ये सब प्रॉब्लम्स है इंडिया में। एक तो पॉलिटिकल सिस्टम मेन प्रॉब्लम है, और जो अपना बहुत सारी इंटरनल इनएफिशिएंसीज इंडिया में, इंटरनल फ्रिक्शन है, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ जाती है, जुडिशरी एक तरफ जाती है, पॉलिटिशियंस को अपनी चीज़ चाहिए, और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अपने अलग अलग एजेंडाज हैं। तो इंडिया में इंटरनल कोहेजन नहीं है, बहुत सारे इंटरनल फॉल्ट लाइंस हैं। तो ये इंडिया का वन ऑफ द वीकनेसेस है, एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, सर जियोपॉलिटिक्स का एक आम इंसान की लाइफ में क्या फ़ायदा हो सकता है या क्या रोल हो सकता है? लाइक व्हाई शुड समवन इवन केयर? क्योंकि दुनिया में जो होता है, जो पावरफुल लोग जो डिसीजंस लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट होना ही है कभी ना कभी। अगर आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, 5 साल में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप अफगानिस्तान में रहते हो तो अभी आपकी लाइफ बहुत जल्दी से बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिकन्स बाहर जा रहे हैं और अभी चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा अफगानिस्तान में, और पाकिस्तान का भी। तो इट डिपेंड्स कि जो पावरफुल लोग डिसीजन क्या लेते हैं, उसका आपके ऊपर इफेक्ट आना ही है। फॉर एग्जांपल 1990s में इंडिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए और अलग अलग चीज़ों के, क्योंकि हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा काफ़ी हुआ इंडिया के ऊपर। अगर आप ईरान को देखेंगे कि तो बहुत सारे साल से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, इसके लिए उसका इकोनॉमी पूरा दबा हुआ है। तो मोस्टली सैंक्शंस क्या होते हैं? सैंक्शंस मतलब अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ रोक लगा दी थी कि ईरान का जो इंडस्ट्रीज़ है वो दूसरे कंट्रीज से ट्रेड नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल। तो उनके पास फॉरेन फंडिंग नहीं आएगा और वो ऑयल बेच नहीं पाएंगे दूसरी कंट्रीज को। ये सब आर्टिफिशियल रुकावटें लगा दी है। और ये होता है क्योंकि अमेरिका के पास बहुत जियोपॉलिटिकल पावर है। यस, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर है। मतलब बेसिकली मान लो जैसे आप स्कूल में हो, वहाँ एक बड़ा बच्चा है जो जिम जाता है, जो अच्छा खाना खाता है, पावरफुल है, वो अमेरिका हो गया आपका। और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं वो ईरान या जो भी अफगानिस्तान ऐसे देश होते हैं। और इंडिया एक मीडियम साइज़ का बच्चा है। इंडिया एक मीडियम साइज का बच्चा नहीं, बड़ा साइज का बच्चा है एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, मेरे हिसाब से। लेकिन यू आर राइट कि उसका स्ट्रेंथ मीडियम साइज है अभी, क्योंकि उसने स्ट्रेंथ डेवलप नहीं किया है। अगर इंडिया जिम जाएगा तो नंबर 1 बन सकता है कुछ सालों में, 10 साल के अंदर, शायद 10 या 20 साल के अंदर मैक्सिमम नंबर 1 बन सकता है। लेकिन अभी इंडिया जिम नहीं जा रहा है और अच्छा खाना नहीं खा रहा है, डाइट बहुत बुरा है। पर अभी के लिए सबसे शक्तिशाली बच्चा शायद चाइना है। अभी सबसे शक्तिशाली आज भी यूएस है। चाइना उसका कंपटीशन कर रहा है अभी। चाइना का एम्बिशन है कि 10 साल 20 साल के अंदर यूएस को सरपास कर दे वो। बाय जीडीपी एंड इकोनॉमिक पावर एंड मिलिट्री पावर, बोथ हार्ड पावर, नॉट सॉफ्ट पावर। सर
ओके ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट होने वाली है, पर ये मैंने आपके पॉडकास्ट में सुना था, इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। कोविड, आपने एक पॉडकास्ट में एक थियरी प्रपोज की थी कोविड को लेकर कि शायद ये मैन मेड वायरस हो सकता है, हो सकता है, क्या शायद चाइना ने बनाया हो। हो सकता एंड आई जस्ट वांट टू मेंशन यू कि आप एक साइंटिस्ट हो, आपका एक साइंटिफिक माइंडसेट है, फिर भी आपको लगता है कि शायद ये एक मैन मेड वायरस हो मुझे सकता है। भी तो लगता इसके है पीछे शायद। रीजंस क्या है? मोर देन दैट, इसके पीछे जियोपॉलिटिकल रीजंस क्या है? तो मैं बहुत साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ चाइना का बिहेवियर। अभी 10-15 साल पहले अफ्रीका में कुछ वायरस के आउटब्रेक्स हुए थे, इबोला वायरस के। तो उस समय मैंने नोटिस किया कि चाइना ने उधर साइंटिस्ट के टीम भेजे थे ऑस्टेंसिबली टू हेल्प, कि हम आपका हेल्प करना चाहते हैं, इसके लिए हम आपको टीम भेज रहे हैं। लेकिन उसका रियल पर्पस क्या था कि वायरस के सैंपल ऑब्टेन करना। और जहाँ जहाँ भी कोई वायरल आउटब्रेक होता है चाइना अपनी टीम भेजता है वहाँ पे एज अ ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर, लेकिन उसका अलग भी एक पर्पस होता है। अभी चाइना में हम जानते हैं बहुत सारे वायरोलॉजी लैब्स है। वुहान में एक बहुत बड़ा फेमस हो गया, इनफेमस हो गया अभी वायरोलॉजी लैब, जहाँ पर हाई क्वालिटी कटिंग एज रिसर्च होता है वायरस के ऊपर, अलग अलग वायरसेस के ऊपर। तो ये मैं पैटर्न देख रहा हूँ काफ़ी साल से। अभी ये जब ये जो कोविड का आउटब्रेक हुआ चाइना से ही निकला है, वुहान से निकला है। और WHO जो चाइना के हाथ में है, अभी कब्जे में है, उसने बहुत अजीब अजीब गाइडलाइंस दिए शुरुआत में, विच हेल्प द वायरस स्प्रेड एवरीवेयर, राइट। तो ये हमने देखा। और फिर कुछ साइंटिफिक पेपर्स निकले, रिसर्च पेपर्स निकले कि उसके जो जेनेटिक सिग्नेचर है कोरोना वायरस के, वो थोड़े अजीब है, ये नेचुरल नहीं है, राइट। क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं कि कुछ एनिमल्स है, पैंगोलिन फॉर एग्जांपल, या फिर बैट, ये इस वायरस से इन्फेक्टेड थे ओरिजिनली। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है, जो नया रिसर्च निकला है उसमें ऐसा लग रहा है कि ये एनिमल्स उससे इन्फेक्ट हो ही नहीं सकता है। तो ये भी एक, दिस इज अनदर इंडिकेटर कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ शायद इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कंपोनेंट है इसमें। और बहुत महीनों तक जो फॉरेन मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया, अमेरिकन मीडिया, ये इस चीज़ को सेंसर कर रही थी। अगर कोई बोलेगा कि ये मैन मेड वायरस है तो उसका अकाउंट को लॉक करते थे या ब्लॉक करते थे एक्सेट्रा। लेकिन अब नहीं करते। आज से 2-3 महीने पहले पूरा स्टोरी चेंज हो गया, क्योंकि कुछ रिसर्चर्स ने प्रूव कर दिया कि ये मैन मेड ही है मोस्ट लाइकली। अभी 100% तो प्रूफ हमारे पास है नहीं, क्योंकि चाइना ने सब ट्रैक्स को कवर कर दिया, इरेज कर दिया। लेकिन अभी जो उनका जो पैटर्न है कि उन्होंने कहाँ से वायरस निकाला, और ये लोग बोल रहे थे कि ये वायरस इधर से नहीं है उधर से एक्सेट्रा, तो वो सब झूठ बोल रहे थे। अभी सब पूरा ट्रेस बैक हमने कर लिया है, क्योंकि जो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो आर्टिकल्स चाइना में इंटरनली पब्लिश होते हैं उसमें से वो निकल के आ गया है कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया था। तो ये लोग कह रहे थे कि कुछ एक केव है जहाँ पर हमने कुछ किया नहीं है रिसर्च, लेकिन वहाँ पे वो लोग रिसर्च कर रहे थे, तो वहाँ से वो लोग सैंपल्स निकाल रहे थे कोरोना वायरस के। तो उसमें एक इंडियन टीम है, एक इंडियन हस्बैंड वाइफ रिसर्चर्स है, उन्होंने काफ़ी काम किया है इसमें। और कुछ लोगों ने क्या बोलते हैं, ये सब रिसर्च किया चाइनीज़ पेपर्स, रिसर्च पेपर्स का ट्रांसलेट करके उन्होंने निकाला उसमें से इंफॉर्मेशन। तो अभी ये सब डेटा मिलके हमें क्लियरली दिखा रहा है कि ये मैन मेड वायरस ही है मोस्ट लाइकली। और अभी वेस्ट में भी ये सब एक्सेप्ट हो गया है टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी इस चीज़ को सेंसर नहीं कर रही है। सो इट इज़ मोस्ट लाइकली 99.9% कि ये चाइना ने आर्टिफिशियली इंजीनियर किया है इस वायरस को। क्योंकि अगेन ये मैंने आपके पॉडकास्ट से सीखा कि अगर आप पूरे दुनिया के देशों का GDP स्कैन करोगे तो ऑलमोस्ट हर देश का GDP नीचे चला गया, पर चाइना का बहुत ऊपर चला गया। तो इसके पीछे कोई इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी भी थी कि ओके वायरस रिलीज करेंगे, उसके साथ साथ सामान बेचेंगे, इकोनॉमिक्स में ऐसे मूव्स करेंगे, ऐसे गेम्स खेलेंगे। ये शायद लॉन्ग टर्म प्लान था। चाइना कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म नहीं करता है, कम से कम 10-20 साल का आगे सोचता है। तो दिस इज अ न्यू सीजन, इट्स अ न्यू ईरा बिगिनिंग, द पोस्ट कोविड ईरा। अभी भी नए नए वेरिएंट निकल के आ रहे हैं जो स्पेसिफिक कंट्रीज को टारगेट कर रहे हैं। सो ऐसा आज पॉसिबल है स्पेसिफिकली टेलर करने का किसी वायरस को, कि सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में उसका इफेक्ट ज़्यादा हो, बेस्ड ऑन जीनोम। यस, जेनेटिक इंजीनियरिंग स्पेशली, जेनेटिक ड्राइव एक्सेट्रा। ये सब टेक्नोलॉजीज बहुत क्लासिफाइड है, लेकिन ये सब टेक्नोलॉजीज काफ़ी डेकेड्स से रिसर्च हो रहा है। और चाइना इसमें फोरफ्रंट में है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे वायरोलॉजी लैब्स है, बहुत सारे उन्होंने सैंपल्स लेके रखे हैं अलग अलग वायरसेस के। तो शायद इन माय ओपिनियन ये पूरा इंजीनियर उन्होंने ही किया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर दे
अपनी इकोनॉमी को अचानक से बढ़ा दें एंड दे विल टेक ओवर द वर्ल्ड इन द नेक्स्ट 10 years. पर कमाल की बातचीत हो रही है, और वैसे वही बातें हो रही हैं जो हम लोग सोच रहे थे, वो भी हमने डिस्कशन की हुई थी, और हमें काफ़ी हैरानी हो रही थी कि भाई कैसे वैसे ये आ सकता है कोरोना, ये कोविड का, और वो वही बातें इन्होंने बताई हैं, और इसमें से कोई एक्स्ट्रा भी चीज़ें पता चली। और वैसे मैं तो यही सोच रही थी कि देखो कि आगे बढ़ने की जो वो होती है वो इतनी कि लोगों मर जाएं, बर्बादी हो जाए, उसकी फिक्र नहीं, पर हमने आगे होना है, हमको फर्स्ट होना है, उसके लिए कहीं किसी भी हद को क्रॉस करके जाना है। ऐसी कंट्री अगर बन गई सुपर पावर तो सोचो क्या होगा वर्ल्ड का। तो इसको तो काउंटरएक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी कंट्रीज इकट्ठे होके इसके अगेंस्ट करें और इसको डाउन करें, ताकि ये सुपर पावर ना बने किसी भी तरह से, चाहे उससे एक उसकी वजह से आपको इकट्ठे होना पड़े। पर दिस इज बहुत एक्सट्रीम में ये गए हैं, क्योंकि जो डेथ देखे, और उनके अपने वहां पे भी पहले हुआ, वहां जब शुरू हुआ वहां कितना था, और उनके वहां के जो फर्स्ट थे जो उन्होंने बात की कि भैया ये इसमें पंगा है, ये वायरस आया है, तो उनको तो गायब ही कर दिया, फिर उनकी डेथ हो गई, बोल दिया कि उनको ही कोविड होके डेथ हो गई है, कई लोग गायब हो गए। तो मतलब शक क्या, ऑलमोस्ट मुझे फील ही होता है कि कुछ गड़बड़ थी, पर फिर डाउट इसलिए होता है कि कोई ऐसे कर सकता है क्या उसको मॉरली उसके अंदर वो नहीं है इंसानियत कि हम इतनी लोगों को पूरे वर्ल्ड में कितनी करोड़ों के लोगों की जान लेके जा रही है हमारी वजह से, क्या उनको कुछ फील नहीं होता? तो वही लग रहा है, फिर दुख की बात है। पर ये काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि चाइना जो है बहुत कोशिश कर रहा है और अगले 10-20 साल में हो जाएगा। आई होप नॉट, पर जब भी आई होप नॉट बोलती हूँ वही हो जाता है। पहले मैंने कहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान, आई होप नॉट, वो हो गया। तो अभी वो, मैं जब भी ये सब बातें सुनती हूँ ना, हमको सच्ची में वही बात याद आती है कि भाई कलयुग चल रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रही है। आई जस्ट होप नाउ कुछ ठीक हो जाए। राइट, इसमें मेन पॉइंट यही था, यूएस में पहले यही था, पहले थ्योरी निकली थी कि चाइना ने प्रोड्यूस किया, फिर सब लोगों ने बैन कर दिया, यूएस ने ऐसा नहीं है। उसके बाद एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि मिस्टर बाइडन भी बोलने लगे कि मैं पूरी कराऊंगा, चेक कराऊंगा पूरा कि चाइना का हाथ है नहीं है। और उसके बाद जो है उन्होंने बीच में थ्योरियाँ आने लग गई कि चाइना ने किया, फिर लोगों को बैन करना बंद कर दिया। तो उनकी अपनी मीटिंग्स में जब प्रेसिडेंट आता था, अपनी ब्रीफिंग दे रहा था, लोगों ने चैलेंज करने लग गया था, ये साइंटिस्ट ये बोल रहा है। तो उसके बाद अब यूएस जो है ब्लॉक नहीं करता कि ये भी एक थ्योरी है कि चाइना ने प्रोड्यूस किया है। उसके बाद जो है पॉइंट ये था कि यूएस ने वैक्सीन बना रही है, तो ऐसा लगता है कि यूएस को इंटरनली बहुत कुछ पता है कि वैक्सीन बनी है, और यूएस को पता है कि कुछ लोग जो है बच जाएंगे मगर कुछ लोग नहीं बचेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात है कि कुछ लोग जबकि उनको वैक्सीन लगी होती है फिर भी बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। मैक्सिमम लोग वैक्सीन से बच रहे हैं। तो कुछ ऐसी बात है, और मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उसे अंदर से कुछ पता है कि चल क्या रहा है। उसके बाद जो उन्होंने कहा कि आप एक सेगमेंट को टारगेट करते हैं, वो भी हो सकता है कि उन्होंने ऐसा वेपन बना दिया है जो टारगेट कर सकता है एक टाइप ऑफ डीएनए को, तो उसका भी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से अभी बात सही है, और ये भी मतलब दुख की बात ये है कि अगले 10 साल में पॉसिबल है कि चाइना ओवरटेक कर ले यूएस को, और इसी का ही मेन पॉइंट है। यूएस काफ़ी कोशिश कर रहा है कि ऐसा ना हो, क्योंकि यूएस का एक ही कंसर्न है कि कोई डेमोक्रेसी अगर आगे बढ़ती है तो कोई बात नहीं है, मगर अगर कम्युनिस्ट आगे बढ़ रहे हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो यूएस को इसकी प्रॉब्लम नहीं है कि चाइना आगे बढ़ रहा है, यूएस को प्रॉब्लम है कि डेमोक्रेटिक कंट्री कोई आगे नहीं बढ़ रही। इस वक्त कंपटीशन देखिए, रशिया भी डेमोक्रेटिक नहीं है, चाइना भी डेमोक्रेटिक नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अगर मान लीजिए सिनेरियो में इंडिया आगे बढ़ रहा होता, चाइना मतलब, तो यूएस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि बोलते डेमोक्रेसी है, राइट। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि जो पावर में उठ रहा है क्या वो अच्छा देश है, क्या वो डेमोक्रेटिक देश है। अगर डेमोक्रेटिक है तो अच्छा है, अपनी मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। मगर कम्युनिज्म और जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, वहाँ से हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी देखते हैं लाइफ में क्या होता है। मेरे क्या आंसर यही होगा कि इंडिया को अभी बहुत मेहनत करके तेज़ी से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी चाइना का जीडीपी 5 टाइम्स बड़ा इंडिया से, छोटा मोटा बड़ा नहीं है जैसे कई लोग जो भी इंटरनेट में कुछ बोलते रहते हैं, मगर असली जो एक्चुअली लर्नेड पर्सन है वो सही आपको बताता है, चाहे क्रिटिसिज्म कुछ भी हो। अब कोई भी नंबर्स देख सकता है, अगर उनका अराउंड 5 टाइम्स ज़्यादा है आपसे जीडीपी, तो इसका मतलब है 500% ज़्यादा है। 500% ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि अगर आप 10% हर साल उनसे ज़्यादा करते हैं तो आपको पता ही है कितने 50 साल लग जाएंगे आपको।
50 साल में आप 500% करेंगे, अज्यूमिंग कि आपका जितना उनका जीडीपी उससे 10% आपका ज्यादा है। अगर उनका 7% आता है तो आपको 17% करना पड़ेगा, तो नेट गेन आपका 10% हुआ। नेट गेन आपका 10% हुआ तो 10 साल में 100% हुआ, तो 50 साल में 500% हुआ। तो कैचअप करने में आपको बहुत समय लगेगा, इसीलिए बहुत जरूरी है कि डबल डिजिट में होना चाहिए या उनका डाउन जाए। पर वो तो डाउन जाता ही नहीं, उनका तो इतनी जो हाँ, या कोविड में ही मतलब नहीं लाइफ डाउन में जा कुछ रहा भी था। हो सकता है, मगर पॉइंट ये गैप इतना ज्यादा है। अगर कोई लॉजिकली देखे कि आपको 500% कैचअप करना है तो आपको कितना समय लगेगा 500 कैचअप करने के लिए, अगर आप 10% करते हैं, वो देख लीजिए 50 साल। तो जो भी है, अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा बात कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।